नमस्कार। सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही अहम, बल्कि कह सकते हैं कि बुनियादी सवाल पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, सवाल ये है कि राज्य यानी द स्टेट आखिर है क्या? बिल्कुल। ये शब्द हम रोज सुनते हैं, राज्य सरकार, राज्य की नीतियां। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये कैसे बना और अलग-अलग विचारकों ने इसे कैसे देखा है? और ये यूपीएससी के लिहाज से, खासकर पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए तो मतलब कत्ती महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, तो इसीलिए आज हम इग्नू के स्टडी मटेरियल की यूनिट 4, जिसका नाम ही है थ्योरीज ऑफ द स्टेट, उसको आधार बनाकर इस पूरे विषय को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद होगा कि उदारवाद से लेकर मार्क्सवाद, गांधीवाद, नारीवाद तक हर दृष्टिकोण को बारीकी से समझें, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। सही कहा। तो इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को राज्य की अवधारणा और इसके विभिन्न सिद्धांतों की एक ठोस, एक गहरी समझ मिल जाएगी। ये ना सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय की पूरी पड़ताल। सबसे पहले ये समझना होगा कि राज्य इतना जरूरी क्यों है। सेक्शन 4.2 इसी पर है, अंडरस्टैंडिंग द स्टेट। हाँ, मतलब आज के मॉडर्न समाज में, राजनीति में राज्य की भूमिका तो सेंट्रल है ना? इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। एकदम। राज्य कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता से, हमारी पहचान से जुड़ गया है। सोचिए, कानून कौन बनाता है, लागू कौन करता है, सुरक्षा कौन देता है, ये सब राज्य ही तो करता है। तो इसकी एक परिभाषा क्या होगी, एक फॉर्मल डेफिनेशन? देखिए, यूनिट के हिसाब से राज्य एक केंद्रीकृत, कानून बनाने वाली, कानून लागू करने वाली और राजनीतिक रूप से संप्रभु संस्था है। संप्रभु यानी सॉवरन, जिसके ऊपर कोई और अथॉरिटी ना हो, एक निश्चित इलाके में। ठीक है, और इसके काम क्या क्या हैं, फंक्शंस? यूनिट में इसके कई मुख्य काम बताए गए हैं। पहला, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हिंसा और बल प्रयोग के साधनों पर अंतिम नियंत्रण रखना। मतलब पुलिस, सेना, ये सब राज्य के कंट्रोल में होते हैं। हाँ, ताकि कोई और अपनी मनमानी ना कर सके। बिल्कुल। दूसरा, उस क्षेत्र के भीतर नियम बनाने का एकाधिकार। सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है, जैसे हमारी संसद बनाती है। तीसरा, इन नियमों को लागू करने के लिए संरचनाएं बनाना, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, न्यायपालिका है। चौथा फंक्शन क्या बताया गया? चौथा, उस क्षेत्र के भीतर जो बाजार की गतिविधियां हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको रेगुलेट करना, जैसे भारत में आरबीआई है, सेबी है। और पांचवा, जो जरूरी भौतिक वस्तु हैं और सेवाएं हैं, उनका रेगुलेशन और वितरण सुनिश्चित करना, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। मतलब राज्य हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है कहीं ना कहीं। जी हाँ। और जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलिज्म आया, राज्य की शक्तियां और बढ़ती गईं। यूनिट कहती हैं कि राज्य लगभग सर्वव्यापी, ओमनीपोटेंट बन गया। लेकिन क्या राज्य हमेशा से था? इतिहास क्या कहता है? और औद्योगिक, इंडस्ट्रियल। अच्छा, तो प्री अग्रेरियन में क्या था? प्री एग्रेरियन समाज में जब इंसान शिकार और संग्रहण पर निर्भर था, तब कोई सरप्लस नहीं था, कोई खास डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, तो राज्य जैसी किसी संस्था की जरूरत ही नहीं थी। फिर आया कृषि युग। हाँ, अग्रेरियन स्टेज में खेती शुरू हुई, सरप्लस पैदा होने लगा, श्रम विभाजन बढ़ा। अब जरूरत पड़ी एक ऐसी संस्था की जो इस सरप्लस को निकाल सके, श्रम को रेगुलेट कर सके, व्यापार के लिए नियम बना सके, झगड़े सुलझा सके। यहीं से राज्य का धीरे धीरे उदय हुआ। लेकिन क्या हर कृषि समाज में राज्य बना? नहीं। यूनिट ये साफ करती है कि ये जरूरी नहीं था। राज्य एक विकल्प था, एक ऑप्शन था। कई कृषि समाज बिना राज्य के भी थे। और फिर आया औद्योगिक चरण। जी, इंडस्ट्रियल स्टेज में जब उत्पादन बहुत बढ़ गया, श्रम विभाजन असीमित हो गया, जीवन बहुत जटिल हो गया, तब राज्य एक जरूरत बन गया, एक आवश्यकता। उसके बिना समाज चलाना मुमकिन नहीं रहा। तो एक तरह से राज्य एक विकल्प से जरूरत बन गया। बिल्कुल। और ये राज्य भी अलग अलग तरह के रहे हैं, छोटे शहर राज्य, सिटी स्टेट से लेके बड़े बड़े साम्राज्य, एम्पायर्स तक। लेकिन आज हम जिस राज्य की बात करते हैं वो मॉडर्न नेशन स्टेट है। हाँ, आधुनिक सिद्धांत ज्यादातर इसी पर फोकस करते हैं। ये केंद्रीकृत होता है, हस्तक्षेप करने वाला होता है, इंटरवेंशनिस्ट, और प्रतिनिधि होने का दावा करता है। चलिए, तो अब राज्य की इस बेसिक समझ के बाद अलग अलग सिद्धांतों पर आते हैं। सबसे पहले उदारवादी नजरिया, लिबरल कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। सेक्शन 4.3। जी,
उदारवादी सोच की शुरुआत में मैकियावेली और जीन बोर्डिन जैसे विचारकों का जिक्र आता है, जिन्होंने राज्य की शक्ति और संप्रभुता पर सोचना शुरू किया। लेकिन असली चर्चा थॉमस हॉब्स से शुरू होती है। हॉब्स, लिवायथन वाले? उनका क्या कहना था? हॉब्स एक बड़े इंटरेस्टिंग विचारक है। वो एक तरह से पूर्ण राज्य, एब्सोल्यूट स्टेट के समर्थक और उदारवाद के शुरुआती विचारों के बीच एक पुल जैसे हैं। उनका मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर को लेकर बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू था, है ना? हाँ, बहुत। उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी है, हमेशा शक्ति की तलाश में रहता है। बिना किसी कंट्रोल के स्थिति होगी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी सब एक दूसरे के दुश्मन। और ये स्थिति, जिसे वो स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, वो कैसी थी? बहुत भयानक। उन्होंने लिखा कि ऐसी हालत में जीवन नेस्टी, शॉर्ट एंड ब्रूटिश होगा, यानी घिनौना, छोटा और पाशविक। कोई सुरक्षा नहीं, कोई विकास नहीं, बस डर। उफ, तो इससे बचने का रास्ता क्या था? हॉब्स के अनुसार रास्ता का एक सामाजिक अनुबंध, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने सारे प्राकृतिक अधिकार एक शक्तिशाली अथॉरिटी, जिसे वो सॉवरिन यानी संप्रभु कहते हैं, उसको सौंप दें। मतलब अपनी आजादी सरेंडर कर दे? हाँ, शांति और व्यवस्था के बदले में। और ये जो संप्रभु है वो परमानेंट होगा और एब्सोल्यूट होगा। उसकी शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उसका काम है लोगों की जान और माल की रक्षा करना। ये तो बहुत ज्यादा पावर दे दी राज्यों को। बिल्कुल। हॉब्स के लिए राज्य ही समाज का निर्माण करता है। व्यवस्था, ऑर्डर सबसे जरूरी है, लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है। क्या विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि राज्य लोगों की सहमति, कंसेंट से बनता है, जो एक उदारवादी विचार है। हाँ, ये तो लिबरल आइडिया है। लेकिन दूसरी तरफ वो उस संप्रभु को लगभग असीमित, एब्सोल्यूट शक्ति दे देते हैं, जो उदारवाद के खिलाफ जाता है। ये तनाव हॉब्स की थ्योरी में दिखता है। तो हॉब्स का राज्य आज के सर्वव्यापी राज्य जैसा ही है? काफी हद तक। उनका जोर व्यवस्था और सुरक्षा पर था, जिसके लिए राज्य का शक्तिशाली होना जरूरी था। ठीक है। अब हॉब्स के बाद आते हैं जॉन लॉक। हाँ। वो तो हॉब्स से काफी अलग थे। हाँ, जॉन लॉक ने हॉब्स के एब्सोल्यूट सॉवरेन के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। लॉक के लिए राज्य का उद्देश्य क्या था? लॉक के लिए राज्य का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। लाइफ, लिबर्टी एंड एस्टेट। यहाँ एस्टेट का मतलब सिर्फ जमीन जायदाद नहीं, बल्कि जीवन और स्वतंत्रता भी इसमें शामिल हैं। ये दोहराना जरूरी है। संपत्ति में जीवन, स्वतंत्रता और जायदाद तीनों शामिल हैं। अच्छा, और लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? हॉब्स जैसा भयानक? नहीं, लॉक का स्टेट ऑफ नेचर ज्यादा शांतिपूर्ण था। वहां प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ थे। लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स थे। लोग तर्कसंगत थे। तो फिर राज्य की जरूरत क्यों पड़ी, अगर सब ठीक था तो? लॉक कहते हैं कि कुछ असुविधाएं थीं, जैसे प्राकृतिक कानून की व्याख्या कौन करेगा, उसे लागू कौन करेगा, विवादों का निपटारा कैसे होगा। खासकर संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते थे, जिनका समाधान मुश्किल था। ओके, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने सहमति से 2 अनुबंध किए, ऐसा माना जाता है। पहले उन्होंने आपस में मिलकर एक समाज बनाया, फिर उस समाज ने एक सरकार या राज्य बनाया। अच्छा, तो पहले समाज फिर राज्य, हॉब्स से अलग। बिल्कुल। और यहाँ राज्य लोगों के उद्देश्य पूरे करने के लिए एक रचना है। अंतिम शक्ति लोगों के पास ही रहती है। व्यक्ति निर्णायक हैं। और अधिकारों का क्या हुआ? क्या वो भी हॉब्स की तरह सौंप दिए गए? नहीं, यही लॉक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उदारवाद को। अधिकार सौंपे नहीं गए, बल्कि ट्रस्ट पर दिए गए। सरकार को अधिकार सीमित और सशर्त रूप से दिए गए। अगर सरकार उन शर्तों को तोड़ती है, तो लोग उसे हटा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, मतलब सरकार जवाबदेह है। एग्जैक्टली। यहीं से प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का रास्ता खुलता है। हालांकि लॉक खुद एक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के पक्ष में थे, पर सिद्धांत यही था, लिमिटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंट। ठीक है। लॉक के बाद उदारवाद में और कौन महत्वपूर्ण विचारक हैं? यूनिट में बेंथम और जेम्स मिल का जिक्र है। हाँ, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल, ये उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन विचारक थे। उपयोगितावाद मतलब? उपयोगितावाद का मूल मंत्र है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। सरकार का काम ऐसा माहौल बनाना है जहां लोग अपने अपने सुख को बढ़ा सकें। तो राज्य की भूमिका क्या हुई? राज्य की भूमिका एक अंपायर या रेफरी जैसी। वो बस देखे कि लोग नियमों का पालन करें और उन्हें अपने हित साधने दें, खासकर मुक्त बाजार में। ठीक है। राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, लिमिटेड स्टेट। लेकिन क्या ये हमेशा संभव है, कम से कम हस्तक्षेप?
यही उनका विरोधाभास आता है। वो कहते थे हस्तक्षेप कम हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को, बाजार को या सार्वजनिक भलाई को चुनौती दे तो राज्य को सख्ती से हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसे जेल भेजना। और यूनिट ये भी बताती है कि वो यूनिवर्सल सफरेज यानी सबको वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। हाँ, ये एक आलोचना है। बेंथम और जेम्स मिल का मानना था कि मजदूरों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शायद अपने सही हितों को नहीं समझते या फिर वो पुरुषों पर निर्भर हैं। ये तो आज के हिसाब से बिल्कुल गलत लगता है। बिल्कुल। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल, जो जेम्स मिल के बेटे थे, उन्होंने उदारवाद को थोड़ा और आगे बढ़ाया। जे.एस. मिल ने क्या अलग कहा? जे.एस. मिल ने लोकतंत्र को सिर्फ सुख बढ़ाने का साधन नहीं माना, बल्कि व्यक्ति के उच्चतम और सामंजस्यपूर्ण विकास, हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल के लिए जरूरी माना। मतलब व्यक्ति का नैतिक और बौद्धिक विकास। हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बहुत जोर दिया। वो एक परिपक्व प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के समर्थक थे। लेकिन क्या उन्हें कोई चिंताएं भी थी लोकतंत्र को लेकर? थीं। उन्हें डर था कि बहुमत की तानाशाही हो सकती है और समाज में धन और शक्ति की जो गहरी असमानताएं हैं, वो व्यक्ति के विकास को रोक सकती हैं। उनका वोटिंग को लेकर भी एक अजीब सा विचार था, प्लूरल वोटिंग। हाँ, ये उनका एक विवादास्पद विचार था। उनका मानना था कि जिनके पास ज्यादा ज्ञान और कौशल है, उन्हें एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ताकि अज्ञानी बहुमत हावी ना हो जाए। जाहिर है इसकी काफी आलोचना होती है। तो ये था उदारवादी खेमा, हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल। अब यूनिट हमें रूसों की तरफ ले जाती है, जो सेक्शन 4.4 है। रूसो तो इनसे काफी अलग थे, है ना? हाँ, जीन जैक्स रूसो उदारवादी और प्रतिनिधि लोकतंत्र की परंपरा से काफी अलग खड़े नजर आते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष या सहभागी पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र का हिमायती माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब लोग सीधे शासन करें। जी, रूसो का मानना था कि संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी अहस्तांतरणीय है, कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। उसे किसी प्रतिनिधि को सौंपा नहीं जा सकता। लोग ही संप्रभु हैं। उनका भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया था। हाँ, उनकी किताब का नाम ही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स और लॉक से अलग है। कैसे? उनका स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? रूसो का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य नोबल सैवेज था, खुश था, स्वतंत्र था, भला था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, निजी संपत्ति आई, असमानता बढ़ी और प्राकृतिक आपदाएं या व्यक्तिगत कमजोरियां भी थीं। इससे मुश्किलें पैदा हुईं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? अपनी पूर्ण क्षमता और सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए लोगों ने मिलकर सहयोग करने का फैसला किया, ताकि वो एक ऐसा राजनीतिक समुदाय बना सकें जहां सब मिलकर अपने लिए कानून बनाएं। और यही सामान्य इच्छा या जनरल विल का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? ये रूसो का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे जटिल विचार है। सामान्य इच्छा का मतलब है वो इच्छा जो पूरे समाज के भले के लिए हो, ना कि किसी एक व्यक्ति या समूह के निजी स्वार्थ के लिए। ये सबकी इच्छाओं का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि वो साझा इच्छा है जो कॉमन गुड को साधती है। तो संप्रभु कौन हुआ? लोग खुद। जब लोग सामान्य इच्छा के अनुसार कानून बनाते हैं तो वो संप्रभु होते हैं, और क्योंकि ये कानून उन्होंने खुद बनाए हैं तो उनका पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आप अपने ही बनाए कानून के गुलाम नहीं हो सकते, बल्कि स्वतंत्र होते हैं। वाह, ये तो बड़ा रेडिकल विचार है। और सरकार का क्या रोल है? सरकार, गवर्नमेंट, सिर्फ एक एजेंट है, एक कार्यकारी संस्था जो सामान्य इच्छा को लागू करती है। वो लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और उसे बदला जा सकता है। सरकार संप्रभु नहीं है, लोग संप्रभु हैं। तो रूसो का मॉडल लॉक और मिल के प्रतिनिधि मॉडल से बिल्कुल अलग है। एकदम। रूसो सीधे जन भागीदारी पर जोर देते हैं, जबकि लॉक और मिल प्रतिनिधियों के जरिए शासन की बात करते हैं। बहुत दिलचस्प। अब हम एक और बिल्कुल अलग दिशा में चलते हैं, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सेक्शन 4.5। जी, मार्क्सवाद राज्य को समझने का एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क देता है। इसका प्रस्थान बिंदु व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच का संबंध है, खासकर वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर। क्लास स्ट्रक्चर मतलब अमीर गरीब? हाँ, लेकिन मार्क्स के लिए सिर्फ अमीर गरीब का मामला नहीं है। ये उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जमीन, फैक्ट्री, मशीनें के मालिकाने पर आधारित है। जिनके पास ये साधन है वो शासक वर्ग, रूलिंग क्लास बनते हैं, और जिनके पास सिर्फ अपनी मेहनत बेचने को है वो शोषित वर्ग, एक्सप्लॉइटेड क्लास बनते हैं। और राज्य का इससे क्या लेना देना? मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य का उद्भव ही वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट से हुआ है। जब समाज में अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस प्रोड्यूस हुआ,
तो एक ऐसा वर्ग उभरा जो खुद उत्पादन नहीं करता था, लेकिन उस सरप्लस पर कब्जा कर लेता था। इसी वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। तो मतलब राज्य हमेशा से शासक वर्ग का ही पक्ष लेता है। हाँ, मार्क्सवादी ये मानते हैं। वो उदारवादी राज्य की इस धारणा की कड़ी आलोचना करते हैं कि राज्य तटस्थ होता है और सबके हितों का ध्यान रखता है। क्यों आलोचना करते हैं? उनका तर्क है कि तटस्थता का दावा ही एक धोखा है। ये दावा करके राज्य असल में निजी संपत्ति के शासन को बचाता है, जो कि शोषण का आधार है। उदारवादी राज्य निजी और सार्वजनिक का जो विभाजन करता है, वो शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यानी निजी संपत्ति को राजनीति से बाहर कर देता है, उसे डीपॉलिटिसाइज कर देता है। अच्छा, मतलब वो कहते हैं कि असली पावर तो इकोनॉमी में है और राज्य बस उसी को प्रोटेक्ट करता है। एग्जैक्टली। राज्य की संस्थाएं, कानून, पुलिस, सेना, ये सब अंततः निजी संपत्ति के मालिकों यानी पूंजीपति वर्ग के ही हितों की रक्षा करते हैं। और मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य का इतिहास कैसा रहा है? उन्होंने राज्य के ऐतिहासिक विकास को भी वर्गों के नजरिए से देखा है। दास समाज में दास मालिकों का राज्य, सामंती समाज में जागीरदारों का राज्य और आधुनिक पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों का राज्य। हर युग में राज्य शासक वर्ग का दमन का औजार रहा है। तो क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? कोई बदलाव संभव नहीं? नहीं, मार्क्सवादी मानते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है। जब शोषित वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग संगठित होकर क्रांति करेगा, तो वो पूंजीवादी राज्य को उखाड़ फेंकेगा और एक समाजवादी राज्य की स्थापना करेगा। समाजवादी राज्य कैसा होगा? ये बहुमत का प्रतिनिधि होगा, क्योंकि सर्वहारा वर्ग समाज का बहुमत है। इसका नियंत्रण सर्वहारा वर्ग के हाथ में होगा। इसे सर्वहारा की तानाशाही कहा गया है। तानाशाही? ये शब्द तो डरावना लगता है। हाँ, लेकिन मार्क्सवादी तर्क देते हैं कि ये पिछली तानाशाहियों से अलग होगी, क्योंकि ये बहुमत की तानाशाही होगी अल्पसंख्यक शोषकों पर, न कि अल्पसंख्यक की तानाशाही बहुमत पर। इसका उद्देश्य होगा पूंजीवाद के अवशेषों को खत्म करना और वर्गहीन समाज की ओर बढ़ना। और अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है साम्यवाद, कम्युनिज्म। एक ऐसा समाज जहां वर्ग खत्म हो जाएंगे, वर्ग संघर्ष नहीं रहेगा, उत्पादन बहुतायत में होगा। ऐसी स्थिति में राज्य की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य तो वर्ग संघर्ष का ही उत्पाद था। राज्य अनावश्यक हो जाएगा और धीरे धीरे सूख जाएगा। विदर अवे, राज्य का सूख जाना मतलब गायब हो जाना। हाँ, मतलब राज्य की दमनकारी संस्थाओं की जरूरत नहीं रहेगी। प्रशासन रहेगा लेकिन दमन नहीं। ये आदिम साम्यवाद से अलग होगा, क्योंकि यहाँ भौतिक प्रचुरता होगी। मार्क्स ने राज्य और वर्ग के संबंध पर कुछ अलग-अलग बातें भी कहीं। यूनिट में 2 दृष्टिकोणों का जिक्र है। हाँ, ये थोड़ा सूक्ष्म बिंदु है। कभी-कभी मार्क्स ऐसे लिखते हैं जिससे लगता है कि राज्य की संस्थाओं के पास कुछ हद तक सापेक्ष स्वायत्तता, रिलेटिव ऑटोनॉमी हो सकती है। वो शासक वर्ग से कुछ हद तक स्वतंत्र होकर काम कर सकती हैं, खासकर जब शासक वर्ग के अलग-अलग धड़ों में लड़ाई हो, जैसे लुई बोनापार्ट के शासन का उनका विश्लेषण। और दूसरा दृष्टिकोण? दूसरा और ज्यादा प्रबल दृष्टिकोण ये है कि राज्य मूलतः आर्थिक आधार बेस के ऊपर एक अधिरचना सुपरस्ट्रक्चर है। उसका काम बस शासक वर्ग के हितों में एक बटे हुए समाज का समन्वय करना है। वो फंडामेंटली शासक वर्ग का ही इंस्ट्रूमेंट है। बाद के मार्क्सवादियों में इस पर बहस भी हुई, मिलीबैंड और पोलांजास। हाँ, ये एक मशहूर बहस है। राल्फ मिलीबैंड का मानना था कि राज्य पर कौन लोग बैठे हैं, उनकी वर्ग पृष्ठभूमि क्या है, ये मायने रखता है। राज्य शासक वर्ग की ओर से समाज पर दबदबा बनाए रखने का एक साधन है। हालांकि प्रभावी होने के लिए राज्य को कभी-कभी शासक वर्ग से थोड़ी दूरी दिखानी पड़ती है। शायद उनके शॉर्ट टर्म हितों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। और निकोस पोलांजास का क्या कहना था? पोलांजास इससे असहमत थे। उनका कहना था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राज्य के पदों पर कौन लोग बैठे हैं। पूंजीवादी राज्य की जो संरचना है, उसके जो संरचनात्मक घटक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, वो अपने आप में ऐसे हैं कि वो पूंजीवादी उत्पादन के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करते हैं, भले ही ऐसा करते हुए वो पूंजीपति वर्ग के कुछ हिस्सों से टकराएं भी। मतलब स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो पूंजीवाद को बचाएगा। हाँ, पोलांजास बताते हैं कि राज्य ये कैसे करता है। पहला, वो पूंजीपति वर्ग के विभिन्न प्रतिस्पर्धी गुटों को राजनीतिक रूप से संगठित करता है। दूसरा, वो श्रमिक वर्गों को राजनीतिक रूप से विघटित रखता है। और तीसरा, वो एक जटिल वैचारिक प्रक्रिया आइडियोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए गैर प्रमुख वर्गों को सिस्टम में शामिल करने की कोशिश करता है। राज्य से समाज की नकल नहीं करता,
बल्कि समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये तो काफी जटिल बहस है। मिलीबैंड का इंस्ट्रूमेंटल व्यू और पोलांजास का स्ट्रक्चरल व्यू। जी, ये दिखाता है कि मार्क्सवाद के भीतर भी राज्य को लेकर कितनी विविधता है। ठीक है, मार्क्सवाद के बाद यूनिट हमें कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाती है, सेक्शन 4.6। ये क्या है? वेलफेयर स्टेट का विचार तब उभरा जब यह महसूस किया गया कि सिर्फ व्यक्तिवाद और मुक्त बाजार समाज की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, खासकर गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी जैसी समस्याएं। तो क्या ये समाजवाद है? यूनिट साफ करती है कि इसका आधार समाजवादी या मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है, ये उदारवाद के भीतर से ही निकला है, व्यक्तिवादी बाजार व्यवस्था की कमियों की जांच से। विचार यह था कि बाजार स्वतंत्रता का स्रोत नहीं हो सकता, बल्कि कई बार वो निर्भरता पैदा करता है। सार्वजनिक कल्याण पर निर्भरता का कारण नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता का स्रोत हो सकता है। अच्छा, तो स्वतंत्रता, समुदाय, समानता जैसी अवधारणाओं को फिर से परिभाषित किया गया। हाँ, समाज को सिर्फ नियमों से बंधे व्यक्तियों का समूह नहीं माना गया, बल्कि एक ज्यादा जुड़ा हुआ अंतरंग व्यवस्था माना गया। नागरिक एक साझा उद्यम में लगे हैं और एक दूसरे के प्रति उनके कुछ दावे और जिम्मेदारियां हैं। टी.एच. ग्रीन का नाम आता है इसमें। जी, टी.एच. ग्रीन कल्याणकारी राज्य के शुरुआती और मजबूत पहलुकारों में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता की नई परिभाषा दी, सिर्फ बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि कुछ करने की क्षमता का होना, और इसके लिए राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप जरूरी है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? बाजार को खत्म करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्देश्य बाजार का उन्मूलन, एबोलिशन नहीं, बल्कि उसके दोषों का सुधार, रिफॉर्म करना है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन आदि देकर लोगों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाना। लेकिन मार्क्सवादी इसकी आलोचना करते होंगे? हाँ, मार्क्सवादी मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य भी अंततः पूंजीवादी व्यवस्था को ही बचाता है। वो मजदूरों के गुस्से को शांत करके क्रांति को टालता है और पूंजीवाद को एक मानवीय चेहरा देता है, लेकिन मूल शोषणकारी ढांचे को नहीं बदलता। ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि वेलफेयर स्टेट कहीं न कहीं पूंजीवाद की ही मदद कर रहा है। जी, अब इससे मिलता जुलता लेकिन थोड़ा अलग है उदार समतावादी राज्य, लिबरल इगैलिटेरियन स्टेट, सेक्शन 4.7। इसमें मुख्य चिंता क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मुख्य चिंता है समानता, इक्वालिटी। और इसमें सबसे बड़ा नाम है जॉन रॉल्स का। जॉन रॉल्स? जी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस वाले। हाँ भाई, रॉल्स की राज्य की धारणा लोक जैसी ही है। आपसी सुरक्षा के लिए बना एक स्वैच्छिक समाज। राज्य का काम है व्यक्तियों को अपने हित साधने के लिए सामान्य स्थितियां प्रदान करना। लेकिन फिर वो समानता पर कैसी जोर देते हैं? रॉल्स कहते हैं कि राज्य की भूमिका व्यक्तियों के जीवन के एकीकरण और संवर्धन में सक्रिय होनी चाहिए, और राज्य की वैधता का आधार है सार्वजनिक कारण, पब्लिक रीजन, यानी ऐसे तर्क जिन पर सभी नागरिक सहमत हो सकें। और उनका न्याय का सिद्धांत? रोल्स ने सीधे तौर पर राज्य का सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन उनके न्याय के सिद्धांत, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस से एक संवैधानिक लोकतंत्र का इशारा मिलता है। उनका मुख्य तर्क है कि समाज में असमानताएं तभी जायज हैं अगर वो उनके दो प्रसिद्ध न्याय के सिद्धांतों, रॉल्सियन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, के अनुसार हों। वो सिद्धांत क्या है संक्षेप में? पहला सिद्धांत है कि सबको समान बुनियादी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत कहता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं ऐसी हों कि ए, वो सबसे कम लाभान्वित वर्ग, लीस्ट एडवांटेज्ड के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, इसे डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं, और बी, वो पद और अवसर सबके लिए खुले हों, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मतलब रॉल्स राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में है। हाँ, ताकि न्याय को निष्पक्षता, जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में स्थापित किया जा सके और व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मजबूती मिले। राज्य को असमानताएं कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। ये तो वेलफेयर स्टेट से भी एक कदम आगे लगता है समानता की दिशा में। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन एक और विचारधारा है जो राज्य की भूमिका को बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाती है, स्वतंत्रतावादी न्यूनतम राज्य, लिबर्टेरियन मिनिमल स्टेट, सेक्शन 4.8। और इसमें सबसे बड़ा नाम है रॉबर्ट नोजिक का। जी, रॉबर्ट नोजिक। उनकी किताब एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 इस विचार का क्लासिक टेक्स्ट है। उनका मुख्य तर्क क्या है? नोजिक का तर्क है कि केवल और केवल न्यूनतम राज्य ही नैतिक रूप से उचित है। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ लोगों को हिंसा, चोरी, धोखाधड़ी से बचाने और अनुबंधों को लागू करने तक सीमित हो, बस। मतलब पुलिस, कोर्ट और सेना? हाँ, बस इतना है। इससे ज्यादा राज्य का कोई भी काम, चाहे वो टैक्स लेना हो या कल्याणकारी योजनाएं चलाना हो या समानता लाने की कोशिश करना हो,
वो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। अधिकारों का उल्लंघन कैसे? नोजिक व्यक्ति के अधिकारों, खासकर संपत्ति के अधिकार को सर्वोच्च मानते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी ने अपनी संपत्ति वैध तरीके से हासिल की है, जैसे मेहनत से या उपहार में, तो राज्य को उसे छीनकर दूसरों में बांटने का कोई अधिकार नहीं है। टैक्सेशन एक तरह की जबरन मजदूरी है। उन्होंने एक मशहूर बात कही थी, सहमति देने वाले वयस्कों के बीच पूंजीवादी कृत्यों के बारे में। हाँ, उनका कहना था कि राज्य को कैपिटलिस्ट एक्ट्स बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स में कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर लोग अपनी मर्जी से लेन देन कर रहे हैं तो राज्य को उसमें रोक टोक करने का कोई हक नहीं है। तो वो वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के पूरे आइडिया के खिलाफ थे। बिल्कुल। उनका कहना था कि समाज में संपत्ति का कोई केंद्रीय वितरक नहीं होना चाहिए। न्याय वितरण के पैटर्न में नहीं, बल्कि इस बात में है कि संपत्ति कैसे हासिल की गई, जस्टिस इन एक्विजिशन, और कैसे हस्तांतरित हुई, जस्टिस इन ट्रांसफर। तो नोजिक के अनुसार न्यूनतम राज्य से बड़ा कोई भी राज्य गैर तटस्थ होगा। हाँ, वो नॉन न्यूट्रल होगा और लोगों के जीवन में हेरफेर की गुंजाइश बढ़ाएगा। इस विचार का कोई प्रभाव पड़ा? हाँ, नोजिक के विचारों ने न्यू राइट के दर्शन को काफी प्रभावित किया, जिसने 1980s के दशक में मार्गरेट थाचर और रोनाल्ड रीगन के समय में राज्य की भूमिका कम करने, रोलिंग बैक द स्टेट की वकालत की। ये तो बिल्कुल रोल्स और वेलफेयर स्टेट के विचारों के विपरीत है। एकदम 180 डिग्री विपरीत। चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। भारतीय संदर्भ में राज्य पर गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन द स्टेट, सेक्शन 4.9। जी। गांधी जी का राज्य पर नजरिया पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से काफी अलग है। ये साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों और उपनिवेशीकरण के संदर्भ में विकसित हुआ। राज्य को लेकर उनका रवैया कैसा था? गहरा अविश्वास और असहजता। गांधी जी राज्य को शक की निगाह से देखते थे। वो उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों से असहमत थे। हाँ, वो उदारवाद के बेलगाम व्यक्तिवाद से सहमत नहीं थे। एक ऐसे राज्य की धारणा को उन्होंने खारिज किया जो अलग-थलग स्वार्थी व्यक्तियों, एटमाइज्ड सेल्स पर आधारित हो। और मार्क्सवाद से, वो मार्क्सवाद की तरह समानता लाने के लिए भी एक बड़े हस्तक्षेप करने वाले राज्य से असहमत थे। उनका तर्क था कि राज्य का बढ़ता हस्तक्षेप अनैतिक है, क्योंकि राज्य अनिवार्य रूप से हिंसा पर आधारित होता है और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। राज्य हिंसा पर आधारित है, ये उनका मुख्य बिंदु था। हाँ, गांधी जी मानते थे कि राज्य शक्ति का केंद्रीकृत रूप है और अपनी इच्छा मनवाने के लिए अंततः बल प्रयोग या हिंसा का सहारा लेता है। तो फिर उनका आदर्श क्या था? उनका आदर्श था स्वराज्य। ये दोहराना जरूरी है। स्वराज्य। स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ स्वशासन नहीं था, बल्कि स्वयं का शासन, रूल ओवर सेल्फ, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और आत्मविनियमन, सेल्फ रेगुलेशन था। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर बदलाव। हाँ, अगर हर व्यक्ति खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए, अपनी जरूरतें सीमित रखे, अहिंसा का पालन करे, तो राज्य जैसी बाहरी नियंत्रण वाली संस्था की जरूरत ही कम हो जाएगी, वो अनावश्यक हो जाएगी। तो वो एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था चाहते थे। बिल्कुल। वो एक ऐसी सक्रिय नागरिकता की कल्पना करते थे जहां लोग खुद निर्णय लेने में शामिल हों, अपने भाग्य पर खुद नियंत्रण रखें, न कि एक विशाल केंद्रीकृत अखंड राज्य संरचना के अधीन हों। आधुनिक राज्य की उन्होंने काफी आलोचना की। हाँ, उन्होंने आधुनिक राज्य को एक आत्मारहित मशीन कहा। उन्हें लगता था कि ये ऊपर से भले ही समतावादी काम करता दिखे, लेकिन अनजाने में ये हिंसा को बढ़ाता है और अंततः व्यक्ति का विनाश करता है। ये उनकी बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की आलोचना से भी जुड़ा था, जिसे वो हिंसा और अलगाव का स्रोत मानते थे। तो राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए थी उनके अनुसार? बिल्कुल न्यूनतम, बस आंतरिक शांति बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करना। वो आधुनिक राज्य के इस दावे पर भी शक करते थे कि वो किसी स्वायत्त राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर काम करता है। गांधी जी के विचार तो वाकई पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत की पूरी परंपरा के लिए एक चुनौती है। निश्चित रूप से। उनके विचारों को उनके व्यापक राजनीतिक और नैतिक दर्शन के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। चलिए अब अंतिम दृष्टिकोण पर आते हैं। नारीवादी सिद्धांत और राज्य, फेमिनिस्ट थ्योरी एंड द स्टेट, सेक्शन 4.10। जी, नारीवादी सिद्धांत भी राज्य को लेकर एकमत नहीं है, उनमें भी काफी विविधता है। सबसे पहले उदारवादी नारीवादी। हाँ, लिबरल फेमिनिस्ट मोटे तौर पर उदारवादी फ्रेमवर्क में ही काम करती हैं। वो मानती हैं कि राज्य एक तटस्थ संस्था, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है, जिससे ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को बाहर रखा गया था।
उनका लक्ष्य है राज्य के साथ जुड़ना, कानूनी समानता हासिल करना और राज्य को एक सहयोगी या एली के रूप में इस्तेमाल करके महिलाओं के अधिकार हासिल करना। लेकिन बाकी नारीवादी इससे सहमत नहीं है। नहीं, खासकर जो क्रिटिकल या रेडिकल फेमिनिस्ट्स हैं, वो मानती हैं कि यह नजरिया अदूरदर्शी है। क्यों? उनका तर्क है कि मुख्यधारा का राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति, जिसे वो कई बार मेलस्ट्रीम कहती हैं, ने राज्य और उसकी संस्थाओं को इस तरह से बनाया है कि वो मूल रूप से पुरुषों के हितों और नजरिए को दर्शाता है। राज्य सिर्फ बाहर से महिलाओं को शामिल करने से नहीं बदलेगा, उसका ढांचा ही पुरुष केंद्रित है। मतलब राज्य पुरुष है, ये कैथरीन मैकिनन जैसी विचारकों का तर्क है। हाँ, उनका कहना है कि कानून महिलाओं को वैसे ही देखते और व्यवहार करते हैं जैसे पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं। राज्य की तटस्थता एक भ्रम है। तो फिर उपाय क्या है? क्या राज्य को छोड़ देना चाहिए? कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट ऐसा मानती हैं कि राज्य से पूरी तरह अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर नारीवादी मानती हैं कि राज्य से महिलाओं के रूप में जुड़ने की जरूरत है। मतलब लिंग तटस्थता के झूठे दावों को चुनौती देना और महिला आवाजों और अनुभवों की वैधता पर जोर देना। और मार्क्सवादी नारीवादी क्या कहती हैं? मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट राज्य, पूंजीवाद और पितृसत्ता के गठजोड़ पर ध्यान देती हैं। वो कल्याणकारी राज्य पर भी शक करती हैं। कल्याणकारी राज्य पर शक? जी। क्यों? उनका तर्क है कि कल्याणकारी राज्य भले ही कुछ सुविधाएं देता है, लेकिन ये श्रम शक्ति को पुनः उत्पन्न करने का सबसे सस्ता तरीका है पूंजीवाद के लिए। और ये पितृसत्तात्मक परिवार के मॉडल को मजबूत करता है, जहां महिलाएं घरेलू काम के लिए जिम्मेदार हैं और पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। मतलब वेलफेयर ने महिलाओं को मुक्त करने के बजाय दमनकारी भूमिकाओं में बांधे रखा। हाँ, और साथ ही महिलाओं के यौन और प्रजनन व्यवहार और बच्चे पालने के तरीकों की निगरानी, सर्विलेंस भी बढ़ाई है। तो नारीवादी दृष्टिकोण में भी समय के साथ बदलाव आया है? जी, यूनिट बताती है कि 1960 के दशक में राज्य के साथ सहयोग को कई नारीवादी समझौता सेलआउट मानती थीं, लेकिन आज राज्य और पारंपरिक राजनीतिक गतिविधि के प्रति रवैया ज्यादा खुला और कम शत्रुतापूर्ण है। राज्य के भीतर रहकर बदलाव लाने की कोशिशें भी हो रही हैं। आखिर में पोस्ट मॉडर्निज्म का भी जिक्र है राज्य के संदर्भ में। हाँ, उत्तराधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म राज्य को आधुनिकता के एक बड़े विमर्श, टोटलाइजिंग डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी का हिस्सा मानता है, एक तरह का मेटा नैरेटिव जिसे चुनौती देने की जरूरत है। इसमें मिशेल फुको का नाम महत्वपूर्ण है। जी, मिशेल फुको का तर्क है कि शक्ति सिर्फ राज्य के स्तर पर ही काम नहीं करती। शक्ति हर जगह है, सूक्ष्म स्तरों पर, जैसे परिवार, स्कूल, अस्पताल, जहां इसे लगातार पुनर्परिभाषित और अनुभव किया जाता है। तो प्रतिरोध भी वही होना चाहिए। हाँ, प्रतिरोध भी सिर्फ राज्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर नहीं, बल्कि इन्हीं सूक्ष्म स्तरों पर होना चाहिए। फूको जैसे विचारक शक्ति की किसी एक केंद्रीकृत प्रणाली के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। इसलिए उनके फ्रेमवर्क में राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करने या उसे कमजोर करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं बनता। बाप रे, ये तो विचारों का पूरा समंदर है। राज्य को लेकर कितने अलग अलग और कई बार बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण हैं। बिल्कुल, और हर दृष्टिकोण राज्य की एक अलग तस्वीर पेश करता है, उसकी भूमिका और उसके चरित्र को अलग ढंग से परिभाषित करता है। तो अब जब हमने इन सभी प्रमुख सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा कर ली है, क्या हम मुख्य बातों को एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा सकते हैं, एक तरह से ऑडियो बुलेट पॉइंट्स? जरूर, ये एक अच्छा तरीका है सब कुछ समेटने का। पहला, राज्य एक आधुनिक अवधारणा है। यह हमेशा से अस्तित्व में नहीं था, बल्कि कृषि युग में उभरा और औद्योगिक समाज की एक जरूरत बन गया। दूसरा, उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति, उसके अधिकारों और सहमति कंसेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन राज्य की शक्ति कितनी हो इस पर हॉब्स पूर्ण शक्ति, लॉक सीमित शक्ति और मिल व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी जैसे विचारकों में मतभेद है। तीसरा, रूसो ने प्रतिनिधि लोकतंत्र की जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र और सामान्य इच्छा जनरल विल के विचार पर जोर दिया, जहां संप्रभुता लोगों में निहित है। चौथा, मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को तटस्थ नहीं मानते। वो इसे वर्ग संघर्ष का उत्पाद और शासक वर्ग पूंजीपति वर्ग का एक हथियार मानते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य साम्यवाद में सूख जाना, विदर अवे है। पांचवा, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उदय बाजार की विफलताओं को ठीक करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास के रूप में हुआ, जैसा कि ग्रीन और बाद में रॉल्स के विचारों में दिखता है। छठा, जॉन रॉल्स ने उदार समतावादी राज्य की वकालत की, जहां राज्य का काम न्याय को निष्पक्षता के रूप में स्थापित करना है, खासकर सबसे कमजोर वर्ग के हित में। सातवां, इसके विपरीत रॉबर्ट नोजिक जैसे स्वतंत्रतावादी
केवल न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं, जिसका काम सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना है, और वो किसी भी तरह के पुनर्वितरण के खिलाफ हैं। 8वां, गांधी जी ने राज्य को स्वाभाविक रूप से हिंसक माना और केंद्रीकृत शक्ति पर सवाल उठाया। उनका आदर्श स्वराज्य था, जो आत्मनियंत्रण और विकेंद्रीकरण पर आधारित है। और 9वां, नारीवादी सिद्धांत राज्य की लिंग तटस्थता को चुनौती देते हैं। वो तर्क देते हैं कि राज्य अक्सर पितृसत्तात्मक संरचनाओं को मजबूत करता है। हालांकि इससे कैसे निपटा जाए, इस पर उनमें मतभेद हैं। बहुत बढ़िया। ये सारे पॉइंट्स इन जटिल सिद्धांतों को याद रखने में मदद करेंगे। वाकई ये समझना कि राज्य क्या है, ये कैसे विकसित हुआ और विभिन्न विचारक इसके बारे में क्या सोचते हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। बिल्कुल, ये अवधारणाएं न केवल आपके पीएसआईआर ऑप्शनल या जीएस पेपर 2 में काम आएंगी, बल्कि ये आपको अपने आसपास की दुनिया, सरकार की भूमिका और हाँ, एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती हैं। सही कहा। ये सिर्फ अकादमिक चर्चा नहीं है, ये हमारे जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि ये अवधारणाएं काफी जटिल हैं, तो श्रोताओं को शायद इस चर्चा को दोबारा सुनने की जरूरत पड़े। हाँ, बिल्कुल, दोबारा सुनें, नोट्स बनाएं और इन विचारों पर मनन करें। ये सोचने की कोशिश करें कि ये सिद्धांत आज भारत और दुनिया पर कैसे लागू होते हैं। क्या आज के ग्लोबलाइज्ड और टेक्नोलॉजिकल दौर में राज्य की प्रकृति बदल रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। आज जब हम बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की बढ़ती ताकत देखते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका देखते हैं, तो राज्य की संप्रभुता और उसके कार्यों का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये पुराने सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक हैं? यही तो राजनीति विज्ञान की खूबसूरती है। सवाल कभी खत्म नहीं होते और जवाब हमेशा बदलते रहते हैं। ये सिद्धांत हमें सोचने के लिए औजार देते हैं, तैयार जवाब नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर श्रोताओं को ये विस्तृत विश्लेषण, ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार या कोई प्रश्न हो तो जरूर बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सुन लो यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और गहन विश्लेषणों से वंचित ना रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सोचते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद।